गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ चुके हैं गुप्त वंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हर्ष के शासनकालीन भारत के बारे में। हर्षकालीन भारत, गुप्त साम्राज्य का जब विघटन हो गया था, उसके पश्चात में हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। उसके पश्चात में हर्षवर्धन, जो लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना और 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी हमें उसके अभिलेखों से, हर्षचरित के माध्यम से और ह्वेनसांग के विवरणों के माध्यम से मिलती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की एवं साम्राज्य का विस्तार किया। ह्वेनसांग उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख करता है। हर्ष लगभग 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। उसने सर्वप्रथम बंगाल के जो गौड़ थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की और उस समय बंगाल का शासक शशांक हुआ करता था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ में समझौता किया, जिससे गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया गया। हर्ष ने 630 ईस्वी से लेकर 633 ईस्वी के बीच बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को पराजित किया, जो कि चालुक्यों से युद्ध का प्रथम चरण था। बाद में हर्ष ने बल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति का आश्वासन किया। दोनों राज्यों की सीमाएं निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध को अनिवार्य बना दिया। यह युद्ध माना जाता है कि 630 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। ह्वेनसांग तथा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में हर्ष को असफलता का सामना करना पड़ा। हर्ष अपने पूर्व के अभियानों में सफल रहा। चीन का लेखक है एक मा त्वानलीन, जो कि 641 में आता है और हर्ष को मगध का नरेश बताता है। संभवतः हर्ष व कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के गठजोड़ के कारण बंगाल व पूर्वी भारत को विजित किया गया। 640 के आसपास जो ओंडू है, कांगोद है और कलिंग है, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की तथा हर्ष ने उड़ीसा को अपने अधीन करने के बाद में और भी यह आगे बढ़ा। इस चीज की हमें जानकारी चीनी विवरणों से मिलती है। 71 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान हर्ष ने अपने सामंत राजाओं में दूर दराज के जो भी क्षेत्र थे, जैसे कि जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रांत और आसाम को शामिल किया। संयुक्त प्रदेश जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत तथा राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थे। अंततः हर्ष उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े शासन के रूप में विद्यमान था। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को शक्लोत्पातनाथ कहा गया है, अर्थात उत्तर भारत का स्वामी। हर्ष का साम्राज्य सामंती गण संगठन पर आधारित था। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, लेकिन अन्य राज्यों पर उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। हर्ष की उपाधियों की बात करें तो परम भट्टारकर, महाराजाधिराज, शक्लोत्तरायश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर इत्यादि से स्पष्ट होता है कि हर्ष में दैवीय गुणों का समावेश था। हर्ष के अधीनस्थ शासक भूपाल कुमार, लोकपाल, नृपति सामंत, महासामंत और महाराजा की उपाधि धारण किया करते थे। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य व धर्म का संरक्षक था। वह राजस्व का आधा भाग धर्म, शिक्षा, साहित्य के संरक्षण हेतु व्यय किया करता था।
हर्ष प्रारंभ में शैव मत का अनुयायी था और उसके बाद में यह महायान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, नालंदा के विद्वानों ने भाग लिया। हर्ष राजस्व का चौथाई हिस्सा एवं अपना समय इन चीजों में व्यतीत किया करता था। उसके प्रश्रय में महायान बौद्ध धर्म देश विदेश तक फैला। प्रयाग व कन्नौज आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह लाकर धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का इसने सूत्रपात किया। कन्नौज सभा, जो कि 643 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था, सभा का उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। बहुत से शासक इस सभा में शामिल होते हैं। इसमें 3000 महायान और हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान इत्यादियों ने इस जो सभा है इसमें भाग लिया। हर्ष ने ह्वेनसांग नाम का सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित किया। यह सभा 23 दिनों तक चली। इसमें महायान का प्रचार प्रसार किया गया। गंगा के तट पर विशाल विहार को इस अवसर के लिए बनाया गया था। राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई। उसी प्रकार किंतु उससे जो छोटी 3 मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को रोज जुलूस में उठाया जाता था, जिसमें 20 राजा और 300 हाथी शामिल होते थे। छत्र को हर्ष स्वयं उठाया करता था। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरी फूल और अन्य कीमती चीजों को बिखेरता हुआ आगे बढ़ता था। हर्ष ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले गया। वहां से उसने हीरे से जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए। अस्थायी विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाए गए थे। हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से जो महायान बौद्ध शाखा है देश विदेश तक फैल गई। उसने बौद्ध विहार, स्तूपों का निर्माण करवाया तथा कई दान दिए। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिनमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। विभिन्न धर्मावलंबियों को दान दिया जाता था। 643 ईस्वी में ही प्रयाग में एक और सभा का आयोजन किया गया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाओं का आयोजन करता रहा। 643 ईस्वी में ही जो सभा का आयोजन किया गया था, ऐसी 6वीं सभा थी जिसमें ह्वेनसांग ने भाग लिया। यह सभा रेत पर की गई, जहां गंगा और यमुना मिलती हैं। सभा में हर्ष और ह्वेनसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर 5 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। उसके निवास तथा भोजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध की मूर्ति रखी गई और लोगों को असंख्य वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्म व अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों को 10 दिन तक दान दिया गया। सुदूर देशों से जो भी तपस्वी आए थे उनको भी कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ, दिव्यांग लोगों को भी सहायता दी गई। यह सब कार्यक्रम 75 दिनों तक लगातार चलता है और ह्वेनसांग इसके बारे में लिखता है कि अब तक 5 वर्ष का जो भी धन संग्रहण किया गया था वह सब इस सभा में खर्च हो गया। इनके अलावा राजा ने हीरे और सामान, कपड़े, मालाएं, कंगन, कंठहार तथा चमकीले सिरोभूषण सब कुछ अपनी बहन बिना भेदभाव के उसने दान दे दिए और जो अपनी बहन राजश्री है, राजश्री से अपने तन ढकने के लिए वस्त्र मांगे।
10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा और प्रसन्नता का अनुभव किया और उसका जो कोष था दान धर्म में ही समाप्त हो जाया करता था। इन सभाओं के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि उसके दान और उदारता ने पुरानी सभी जो भी सभा थी उन सबको पार कर लिया। इसमें किसी राजा का ज्ञान नहीं है जिसने मानवता का कष्ट निवारण हेतु अपना सर्वत्र दान दे दिया हो। मतलब दानी की श्रेणी में सबसे पहले हर्ष का नाम आएगा, क्योंकि इसने सब कुछ दान में दे दी। यहाँ तक कि जो भी कपड़े और आभूषण यह पहनता था तो वो भी यह इस दौरान दान में दे दिया करता था। और अपने जो कर के दौरान इसके पास में जो राजस्व इकट्ठा होता था तो उस राजस्व का 1/4 भाग यह दान में दिया करता था। हर्ष ने राजस्व का 1/4 हिस्सा बौद्धिक उपलब्धि जैसे विद्या के प्रसार हेतु, विद्वानों को पुरस्कृत करने हेतु व्यय किया करता था। हर्ष ने मयूराष्टक और सूर्य शतक के रचयिता मयूर, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट सहित भर्तरी, मातंग, दिवाकर, जयसेन आदि विद्वानों को संरक्षण दिया। स्वयं हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, हर्ष की पुस्तकों के नाम याद रखना, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इनका लेखन किया। इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन और कई ग्रामों को दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय इस दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके अतिरिक्त वल्लभी और अनेक ऐसे छोटे मोटे गुरुकुल और आश्रम और विहार थे जो कि शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इस प्रकार हर्ष ने बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। हर्ष ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की सहिष्णुता पर भी बल दिया और उनको संरक्षण दिया। हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में अनेक विद्वानों को इसने संरक्षण दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी वित्त पोषण दिया। हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी हुआ करता था। हर्ष प्रशासन व्यवस्था का एक तरीके से केंद्र बिंदु हुआ करता था और स्वयं प्रशासन संबंधी व्यवस्था में भाग लिया करता था। उसका विचार यह था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। हर्ष बहुत परिश्रमी था। उसने अपने दिन को 3 भागों में बांट रखा था। एक तो राज कार्य के लिए निश्चित कर रखा था, दूसरा जो दान धर्म के लिए उसने समय निश्चित कर रखा था। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्राओं के लाभ में विश्वास था। यदि नगरों के निवासियों के आचारों में कोई त्रुटियां होती हैं तो वह स्वयं उन निवासियों के आचारों के बीच में चला जाता। और ये यात्रा सिर्फ नगरों तक ही सीमित नहीं थी, वह गांव की भी यात्रा किया करता था। जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उससे डायरेक्टली ही प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते थे और उसके समक्ष अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकते थे। सिद्धांत के रूप में जो हर्ष का प्रशासन था वह निरंकुश था। कुछ लोगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वशासन प्राप्त था। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदायों के हाथों में थे। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में परस्पर पर्याप्त सहयोग था। कुल मिलाकर हर्ष का जो प्रशासन था निरंकुश तथा गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज संघासन जब रिक्त हो जाता था तब ऐसी अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग किया करती थी। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में उसका मुख्यमंत्री था बंडी। इन्होंने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया और हर्ष के राजपद संभालने तक प्रस्ताव रखा। वहां उपस्थित सभी जन सहमत हो गए और हर्ष से राज्य अधिकार ग्रहण करने के अनुरोध किए गए। मंत्री परिषद को शासक चुनने का ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफी कुछ कहने का अधिकार हुआ करता था। प्रतीत होता है कि राजधानी में एक व्यवस्थित सचिवालय भी हुआ करता था। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया है। सिंघानंद ने स्वयं सिंघानंद को उसने
हर्ष का सेनापति बताया है, कुंतल को उसने घोड़ सेना का सेनाधिकारी बताया है, स्कंदगुप्त को सेना का प्रमुख बताया है, मधुबन को ताम्रपत्र में महाप्रमातार महासामंत बताया गया है। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड का रक्षक बताया है। बांसखेड़ा महाराज ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड रक्षक तथा मुख्य राज कर्मचारियों के नाम और भी थे, जैसे महासामंत, महाराज, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारमात्य, उपरिक, विषयपति इत्यादि इसकी सहायता किया करते थे। राजकीय संदेश वाहक थे जिन्हें हर्षचरित में दीर्घध्वज की संज्ञा दी गई है। सर्वगतः नाम का एक कर्मचारी का उल्लेख है जो संभवतः गुप्तचर विभाग में काम करता होगा। ह्वेनसांग की सेना की बात करें तो हर्ष के पास में जो हर्षवर्धन है, ह्वेनसांग बताता है कि हर्षवर्धन के पास में 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। अपने राज्य के विस्तार के लिए हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। फिर उसके पास में 60,000 हाथी हो गए, 1 लाख घुड़सवार हो गए। घुड़सेना के लिए घोड़े सिंधु, ईरान और कंबोज से मंगवाए जाते थे। पैदल सेना इससे कई गुना अधिक रही होगी, किंतु इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। साधारण सैनिक थे, उनको भाट कहा जाता था और चाट भी कहते हैं। घुड़सेना के जो अधिकारी थे उनको बृहदेश्वर कहा गया है। पैदल सेना के जो अधिकारी थे उनको बलाधिकृत और महाबलाधिकृत की संज्ञा दी गई है। प्रमुख सैन्य अधिकारी जिनको महासेनापति कहा जाता था। साम्राज्य के भाग की बात करें तो जो साम्राज्य का भाग था, हर्ष का साम्राज्य भुक्ति और विषयों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्तियों में बांट दिया गया था। हर्ष के मधुबन तथा बांसखेड़ा पत्रों में अहिछत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। भुक्ति को वर्तमान में जिले समझा जाता है। भुक्ति को भी कई विषयों में बांट दिया गया था। संभवतः गांव का जो प्रशासक था एक मुखिया के हाथ में था, जिसको हम ग्रामक्ष पटलिक कहते हैं। उसकी सहायता के लिए कई लेखक होते थे जिन्हें हम कर्णिक कहते हैं। कर की बात करें तो इसके शासनकाल में भाग, बलि और हिरण्य 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। भाग जो कि भूमि का एक भाग कर के रूप में था, दूसरा हिरण्य जो कि नगद टैक्स था, और बलि भी एक प्रकार का कर हुआ करता था। दंड विधान, इसके शासनकाल में जो अपराधी और विद्रोही थे वह बहुत कम थे। जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड यहाँ नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगरों से दूर भेज दिया जाता था। कुछ अपराधों के लिए थोड़ा सा जुर्माना दिया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था। सरकार जनहितकारी कार्य करती थी। सरकारी जरूरतें बहुत कम थी। सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ह्वेनसांग जो कि हर्ष के शासन काल में ही आया था, जो चीनी यात्री था। ह्वेनसांग जिसको यात्रियों में राजकुमार शाक्य मुनि की संज्ञा दी गई है, यह भारत में हर्ष के शासन काल में आता है। तो उस दौरान हर्ष के शासन काल में जो भी सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक धार्मिक स्थिति थी, उनका वर्णन अपने विवरणों में प्रस्तुत करता है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए यह भारत आता है। उसने भारत के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिए हैं। तो यह भी तो देखने चाहिए हमें कि कौन कौन से विवरण दिए। इसे सामाजिक स्थिति के बारे में यह कहा है कि उस समय का जो समाज था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित था। प्रथम जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये काफी समृद्ध अवस्था में थे। वे स्वच्छता और रहन सहन पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे
और जो बेचारे शूद्र थे वे खेती और सेवा का कार्य किया करते थे। समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। प्याज, लहसुन और मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था और अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे। आर्थिक पक्ष के बारे में यह कहता है कि उस समय की भूमि थी काफी उर्वरा थी, लोग समृद्धशाली थे, सोने चांदी के सिक्के प्राय कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था, वस्त्र उद्योग का जो व्यवसाय था काफी उन्नत अवस्था में था, समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी। ताम्रलिप्ति, भड़ौच, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम के जो भारत के व्यापारिक क्षेत्र हैं, यहाँ से ये विदेशी व्यापार करते थे। कपड़ा, मसाले निर्यात किए जाते थे। घोड़ा, सोना चांदी और प्रमुख जो वस्तुएं थी वो आयात किया जाता था। कृषि कर उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलन में थे। जो राजा था वह सहिष्णु था। बौद्ध धर्म में महायान प्रभावी था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गाय आदरणीय थी। राजनीतिक जीवन की बात करें तो शासन पद्धति काफी हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राज्य की आय राजकार्य चलाने हेतु, वेतन पुरस्कार देने हेतु और दान में खर्च होती थी। हर्ष के राज कार्यों में व्यक्तिगत रुचि थी। वह समय समय पर निरीक्षण यात्राएं किया करता था और जो दंड नीति थी काफी उदार थी और अपराध कम होते थे। हर्ष का मूल्यांकन अगर देखें तो जो हर्ष था पुष्यभूति वंश के जो शत्रु थे और हूण थे उनका सामना इसने किया। सामंतवाद को नियंत्रित किया। उत्तर भारत में एकता स्थापित करने की कोशिश की। कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश की। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। विदेशी व्यापार को उन्नत बनाने का प्रयास किया तथा उस समय जो भी समस्याएं थी या जो प्रवृत्तियां थी उनको सुलझाने का प्रयास किया। हर्ष ने उस समय की जो समस्याएं थी उनका समाधान करने हेतु अथक प्रयास किए। इस हेतु हर्ष ने बड़ी सेना का निर्माण किया, शत्रुओं को परास्त किया, उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा, सामाजिक एकता और सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया, दान के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए, चीन आदि देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाया। हर्ष साहित्य और विद्या का महान संरक्षक था। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य का संरक्षण, कर्ण के जैसा दानी सम्राट था। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का उसने प्रयत्न किया और आजीवन लोक रंजन के कार्यों में लगा रहा। हर्ष स्वयं व्यक्ति शासन प्रबंध देखता था। जनहित उसके राज्य का प्रमुख उद्देश्य था। सामंतशाही शक्तियों के नियंत्रण हेतु उसने भ्रमण किए, केंद्रीय शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान की, भ्रमण और दान के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति दी, जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर्ष ने जन कल्याण और उत्पादन की शक्तियों को प्रोत्साहित किया। हर्ष ने युग की धाराओं को बदलने का एवं नई प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास किया। आजीवन लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहा, लेकिन वह पूर्ण रूप से भी सफल नहीं हो पाता है। उसका कारण उसकी अयोग्यता को नहीं कह सकते, बल्कि ऐसी प्रवृत्तियों का उदय होना उसकी असफलता का कारण है, जिनके उत्थान और पतन के लिए एकमात्र व्यक्ति या युग विशेष रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने जनहित के कार्य के साथ साथ में बौद्ध धर्म के विकास हेतु कई सभाओं का आयोजन किया। इस तरीके से आपका जो हर्षकालीन भारत है उसका टॉपिक आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा चोल प्रशासन। अभी के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख भेजिए, आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया जाए। ओके, थैंक यू।